हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय नंबर 1। हमारे पास में जो अध्याय नंबर 1 है वो है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, अर्थात फसल का उत्पादन कैसे किया जाता है और फसल का प्रबंधन कैसे किया जाता है। फसल उत्पादन करने के लिए क्या क्या क्रियाविधि हमें अपनानी पड़ती है, उसका प्रबंधन करने के लिए हमें कौन कौन सी क्रियाविधि अपनानी पड़ती है, उन सभी बातों का अध्ययन हम इस अध्याय के अंतर्गत करते हैं। सबसे पहले हम इस अध्याय के अंदर जो बात करते हैं वो होती है फसल की। जैसे कि पाठ का नाम ही है फसल उत्पादन, तो सबसे पहले हम फसल से ही मतलब समझेंगे कि इस फसल का मतलब क्या है। जैसे कि राजस्थान जो है कृषि आधारित राज्य ही है, या फिर हम पूरे संपूर्ण भारत को कहें तो कृषि आधारित ही जो है हमारा देश है। इसमें हर जगह पर किसी न किसी किस्म के प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं, यानी हर जगह पर जलवायु जो है, ताप आर्द्रता जो है अलग अलग है, और उन्हीं के अनुसार जो हमारी जलवायु है उसी के अनुसार यहाँ पर फसल उगाई जाती है। तो यहाँ पर हम मतलब समझना चाहते हैं फसल का। तो मेरे प्यारे बच्चों, फसल का मतलब ये होता है, जैसे आप कृषि प्रधान देश में ही रहते हैं तो आपने देखा होगा कि जो एक खेत है, खेत तो सब जानते ही हैं। जब खेत के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा, जैसे मान लीजिए 1 बीघा का है, 1 बीघा खेत के अंदर क्या होता है, गेहूं की फसल की जाती है। 1 बीघा जो होता है उसमें बाजरे की फसल की जाती है, 1 बीघा के अंदर चने की फसल की जाती है, 1 बीघा के अंदर मूंगफली की फसल की जाती है। आपने कभी ऐसा तो देखा ही नहीं है ना कि जैसे गेहूं भी उगा दिया, उसके अंदर अपन ने दूसरी जो फसल है चना भी उगा दिया, मूंगफली भी उगा दी, ऐसा नहीं होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब अपने पास में अगर गेहूं उग रहा है तो गेहूं के बीच में अपन कोई दूसरी फसल नहीं उगाते हैं, एक लंबे क्षेत्र तक वही फसल उगती है। तो यहाँ पर जो फसल का तात्पर्य है वहीं से लिया गया है कि जो भूमि होती है उसका जो बड़ा क्षेत्र है, जैसे कि हम 1 बीघा मान ले, तो भूमि के जब बड़े क्षेत्र पर एक ही प्रकार की फसल उगाई जाए, एक ही प्रकार के किस्म के पौधे उगाए जाए तो उन्हें हम कहते हैं फसल। अर्थात जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। आशा करता हूं कि आप जो फसल की परिभाषा है उसको अच्छे से समझ लिए होंगे कि एक बड़े क्षेत्र या बड़े पैमाने पर जब एक ही प्रकार के किस्म के पौधे उगाए जाएंगे तो उन पौधों को या उन जो क्रियाकलाप को हम क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। जैसे हम बात करें गेहूं की फसल, तो कहने का मतलब जब फसल उगा रहे हैं तो उस क्षेत्र में सिर्फ गेहूं की फसल ही होगी, उस पैमाने में सिर्फ गेहूं की फसल ही उगेगी। जैसे धान की फसल उगा रहे हैं तो जैसे धान की फसल उगेगी, उस पैमाने के अंदर गेहूं की फसल नहीं उग पाएगी। वो भी एक तरह से फसल ही मानी जाएगी, लेकिन वो एक मिक्सअप फसल मानी जाएगी। जो ऐसा जो मिट्टी जो होती है वो एक तरह से पूरी तरीके से उसको पर्याप्त मात्रा में फसल नहीं कह सकते अपन जो है फसल उसी को कह सकते हैं जो कि एक बहुत बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के किस्म के पौधे उगाते हैं। तो यहाँ पर फसल का मतलब क्या है कि एक ही पैमाने पर जब बड़ा क्षेत्र में पैमाना होता है उस पर एक ही प्रकार के जो किस्म के पौधे उगाए जाते हैं हम उनको फसल कहते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि हम समझें कि जो हमारी भारत है जो कृषि प्रधान देश है, यहाँ की जो जलवायु है दूसरे देशों की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। इसी के कारण से जो यहाँ पे ऋतुएं हैं अलग अलग होती हैं। जैसे वर्षा ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, तो वर्षा ऋतु के अंदर अलग प्रकार की फसल उगाई जाती है, शीत ऋतु के अंदर अलग प्रकार की फसल उगाई जाती है। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है उसके अंदर अलग प्रकार की फसल उगाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो फसल है उसको ताप आर्द्रता आदि के जलवायु विभिन्नताओं के कारण से जो अलग अलग प्रकार की खेती अलग अलग जगह पर की जाती है। हम कह सकते हैं कि ऋतुओं के आधार पर जो फसल होती है वह 3 भागों में बांटी जाती है। ऋतुओं के आधार पर फसल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली है खरीफ की फसल, दूसरी है रबी की फसल और तीसरी है जायद की फसल। हम कह सकते हैं कि जो ऋतुएं होती हैं उनके आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें हम पहली ले रहे हैं खरीफ की फसल, दूसरी जो है हम ले रहे हैं रबी की फसल, जो तीसरी हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं जायद की फसल। देखिए इन तीनों फसलों का जो समय है बोने का और कटाई करने का वो अलग अलग होता है। सिर्फ
यह जलवायु की विभिन्नताओं के कारण से होता है। तो हमारे पास में यहाँ से प्रश्न यह आता है कि ऋतु के आधार पर फसलों को आप वर्गीकृत कीजिए और उदाहरणों के दीजिए। तो हम कह सकते हैं कि ऋतुओं के जो आधार पर है फसल 3 प्रकार की होती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। अब हम बात करते हैं जो खरीफ की फसल होती है उसका समय क्या होता है। देखिए, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो खरीफ की फसल होती है वह कौन सी ऋतु में बोई जाती है, वर्षा ऋतु के अंदर बोई जाती है। इसका जो समय होता है वो होता है जून से लेकर सितंबर तक। यानी हम कह सकते हैं जो खरीफ की फसल है उसका जो हमारा समय है वो होता है जून से सितंबर के मध्य। खरीफ की जो फसल है वह वर्षा ऋतु के अंतर्गत उगाई जाती है और इसका जो समय है जून से लेकर सितंबर के मध्य का होता है। जैसे कि धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास, ऐसी बहुत प्रकार की जो फसलें हैं वो खरीफ की फसल कहलाती हैं। दूसरी हम बात कर रहे हैं रबी की फसल की। जो रबी की फसल है वो उगाई जाती है शीत ऋतु के अंदर। जो रबी की फसल है वो शीत ऋतु के अंदर उगाई जाती है। इसका जो समय होता है वो होता है अक्टूबर से लेकर के फरवरी के मध्य। जैसे ही खरीफ की फसल की बुआई जो होती है, कटाई जो होती है पूरी होती है, उसी के जस्ट बाद में रबी की फसल को उगा दिया जाता है। अर्थात इसका जो समय होता है वो होता है अक्टूबर से फरवरी। अब फिर बात करें जायद की फसल की, तो जैसे ही खरीफ की फसल का समय पूरा हुआ तो रबी की फसल उगा दी गई, और जब रबी की फसल का समय पूरा हुआ तो जायद की फसल उगा दी गई, जिसका जो समय है वो होता है मार्च से जून के मध्य। जैसे कि खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, लौकी है। तो आप समझ गए होंगे कि ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल को समय जो होता है वो होता है जून से लेकर के सितंबर के मध्य का। रबी की फसल का जो समय होता है वो होता है अक्टूबर से फरवरी का, और जायद की फसल का समय होता है मार्च से जून का। इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, सबसे पहले हमने लिया जून से सितंबर। तो जैसे सितंबर पूरा हुआ तो कौन सा महीना आता है, अक्टूबर, तो इसको लिया अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। फिर जैसे ही फरवरी पूरी हुई तो कौन सा महीना आता है, मार्च, तो इसका जो हमने समय लिया वो कौन सा लिया, मार्च से लेकर के जून का। फिर जैसे ही इसका समय पूरा हुआ तो वापस से खरीफ की फसल। एक समय चक्कर के अनुसार ये जो फसलें हैं हमारे देश में उगाई जाती हैं। तो हमने देखा ऋतुओं के जो आधार पर है फसल 3 प्रकार की होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। अब बात करते हैं इन फसलों के उत्पादन की प्रक्रिया को, यानी फसलों का उत्पादन जो होता है कैसे होता है। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है कृषि पद्धतियाँ। इन कृषि पद्धतियों को समझने के लिए हम सबसे पहले एक उत्पादन प्रक्रिया का जो टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको नोट के अंतर्गत बता देता हूँ। हमारे पास में एक परिभाषा है उत्पादन की। देखिए, किसान क्या करता है, खेती करता है। तो खेती करने से पहले वह बहुत सारे प्लान करता है कि हमें खेती किस तरीके से करनी है, और जैसे ही वह खेती पूरी हो जाती है उसके बाद में भी वह चिंतित रहता है कि इस खेती को उगने से, यानी खेती को करने से जो हमारी फसल हुई है उसका जो हमें है वो भंडारण या मंडियों तक कैसे पहुंचाना है। तो कहने का मतलब ये है किसान जब बीज बोता है तब से लेकर के और जब तक लास्ट तक वो मंडियों तक बेच नहीं देता तब तक वह चिंतित रहता है। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं यानी किसान के बीज बोने से लेकर के फसल के जो अंतिम कटाई तक की जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो उत्पादन की प्रक्रिया के अंतर्गत आ सकती हैं। यानी उत्पादन की प्रक्रिया अगर मैं परिभाषित करना चाहूँ तो कैसे करूँगा कि किसान के फसल बोने से पूर्व से लेकर के फसल कटाई तक की गई संपूर्ण जो तैयारी होती है उसको क्या कहते हैं, उत्पादन प्रक्रिया कहते हैं। अब इस उत्पादन प्रक्रिया के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं कृषि पद्धतियाँ। देखिए, कृषि पद्धतियाँ यानी पद्धतियाँ यहाँ हम उपयोग में ले रहे हैं चरणों से, कि जो किसान होता है कितनी पद्धति अपनाता है अपनी फसल को लेकर के। जब किसान शुरू के अंतर्गत अपनी फसल को उगोता है तो वह कैसे उगोता है और कैसे उसकी सुरक्षा करता है, कैसे उसकी कटाई करता है, वो सभी का अध्ययन जो है कहाँ पर करेंगे, कृषि पद्धतियों के अंतर्गत। अब यहाँ पर कृषि पद्धतियों को अगर हम साइंटिफिकली परिभाषित करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं।
किसान के द्वारा फसल उगाने के लिए जितने भी कार्य किए जाते हैं उनको हम कह सकते हैं कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धति किसे कहते हैं? किसान के द्वारा फसल उगाने के लिए किए जाने वाले सभी क्रियाकलाप को कृषि पद्धतियां कहते हैं। अब जब किसान फसल उगाता है तो कितने क्रियाकलापों में अपनी फसल का उत्पादन करता है? तो यहाँ पर जो हमारे पास में अध्याय में बताया गया है कि किसान जो है अपनी फसल का उत्पादन तो करता है, लेकिन वह 4 चरणों से होकर के, वो 7 चरणों से होकर के करता है। जो किसान जो है अपनी फसल का उत्पादन 7 चरणों से होकर के करता है, जिसके अंतर्गत पहला चरण होता है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई करना, तीसरा होता है खाद और उर्वरक देना, चौथा है सिंचाई करना, पांचवा होता है फसल की सुरक्षा करना जो कि खरपतवार से की जाती है, छठा होता है कटाई करना और सातवां होता है भंडारण करना। यहाँ पर हमने देखा कि कृषि पद्धतियाँ किसे कहते हैं, यानी किसान के द्वारा फसल उगाने के जो कार्य होते हैं उनको हम कृषि पद्धतियाँ कहते हैं, जो कि मुख्यतः 7 चरणों में विभेदित है। 7 चरणों में हमने नाम देखे हैं कि सबसे पहला मिट्टी तैयार करना होता है, दूसरा बुआई करना होता है, तीसरा खाद उर्वरक देना होता है, चौथा सिंचाई करना होता है, पांचवा फसल से सुरक्षा करना होता है, छठा कटाई करना होता है और सातवां भंडारण करना होता है। अब हम इन चरणों को एक एक अध्ययनवृत्त तरीके से पढ़ते हैं कि जो किसान होता है फसल को कैसे बोता है। यहाँ पर इस अध्याय का मतलब ये है, कृषि प्रधान देश है तो इसी से ये अध्याय लिया गया है। इससे आपको यह बताया जाएगा कि फसल का उत्पादन कैसे किया जाता है, फसल का भंडारण कैसे किया जाता है। तो आप इन 7 चरणों को समझ करके फसल की जो जितनी भी जानकारी है वो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपना जो चरण है वो होता है मिट्टी तैयार करना। देखिए, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि जब फसल उगाई जाती है तो सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। मिट्टी को तैयार करने का मतलब ये होता है, जैसे मिट्टी समतल हो जाती है तो उसको ट्रैक्टर के द्वारा, हल के द्वारा, जो भी अपने पास में साधन उपलब्ध है उसके द्वारा उस मिट्टी को उलट पुलट किया जाता है। फिर जैसे जैसे मिट्टी उलट पुलट होती जाती है तो उलट पुलट होने का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर उसमें बुआई की जाएगी तो बीज जो है आसानी से अंदर जा सकेंगे, पानी जो है आसानी से अंदर जा सकेगा। अगर कोई समतल भूमि है और अगर उस पर हम कोई बीज डालेंगे तो वह आसानी से अंदर नहीं जा पाएगा और जो पानी का जो मिट्टी जो लेगी पानी वह पूरी तरीके से अंदर नहीं ले पाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहला जो हमारा कार्य होता है किसान का, कि सबसे पहले फसल उत्पादन के लिए जो है मिट्टी को तैयार करता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फसल उगाने के लिए सबसे पहला जो चरण होता है मिट्टी तैयार करना होता है। इस मिट्टी के तैयार करने के अंदर सबसे पहले मिट्टी को पलटा जाता है और उसको पोला बनाया जाता है। मिट्टी को सबसे पहले क्या किया जाता है, शायद यहाँ पर पढ़ाने से पहले आप सब ये चीज़ें जानते हैं कि खेती कैसे की जाती है। जब भी हम कोई खेती में बीज डालते हैं सबसे पहले उसको क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार करने के अंतर्गत जो हम सबसे पहले उसको उलट पुलट करते हैं, पोली बनाते हैं। जिससे क्या होगा, मिट्टी को पोली बनाने से क्या होगा, देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं मिट्टी को पोली बनाने के लाभ, जो कि हमारे पास कई बार प्रश्न आ जाता है कि मिट्टी को पोली क्यों बनाया जाता है, मिट्टी को पोली बनाने के क्या क्या लाभ है। देखो, मिट्टी को पोली बनाने के लिए क्या क्या लाभ होंगे, इससे पौधे की जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा है कि अगर मिट्टी को पोली बनाया जाएगा तो पौधे की जो जड़ें होंगी वो आसानी से अंदर तक जा सकती हैं। अगर मिट्टी को पोली नहीं बनाते हैं तो जो जड़ें हैं आसानी से अंदर नहीं जाएंगी, जो बीज है आसानी से पूरी तरीके से अंदर नहीं जा पाता है। पोली मिट्टी से जड़ें जो होती हैं सरलता से शोषण कर सकती है, बिल्कुल उसको बारीक छिद्र मिल जाते हैं, पानी भी पूरी अच्छे तरह से वो एब्जॉर्ब कर पाती है। जो मिट्टी होती है हम कह सकते हैं कि जो पोली मिट्टी होती है वो सरलता से शोषण कर सकती है। मिट्टी में रहने वाले जो केंचुए होते हैं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करते हैं। यह जीव किसानों के लिए मित्र हैं क्योंकि मिट्टी को पलट करके पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं तो वो आते हैं पोली मिट्टी के कारण से। अगर मिट्टी को पोली नहीं करते हैं तो जो केंचुए वगैरह होते हैं सीधे चल करके ही चले जाते हैं, उसको अपघटन नहीं कर पाते हैं। जैसे मिट्टी को पोली बनाया जाता है तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो होते हैं मिट्टी पर पनप जाते हैं, जो क्या करते हैं पौधे की वृद्धि अच्छे से करवाते हैं।
मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे व जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीव द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, मिट्टी को जो है अच्छा करते हैं, मिट्टी की सहायता करते हैं, जिससे जो पौधा है वो अच्छी वृद्धि कर सके। हमारे पास में किसान का जो पहला चरण है वो है कौन सा, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के अंतर्गत अपन क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट कि किसान का खेती के चरण में सबसे पहला चरण होता है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के अंतर्गत सर्वप्रथम मिट्टी को पोली बनाया जाता है। पोली बनाने का तात्पर्य उसको उलट पुलट किया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं मिट्टी को पोली क्यों बनाया जाता है। मिट्टी को पोली इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं भूमि में गहराई तक जा सकेंगी, जड़ें सरलता से शोषण कर सकेंगी, सूक्ष्म जीव उसकी वृद्धि जो है ह्यूमस को अच्छे से बना पाएंगे, और जो खनिज तत्व हैं हमारी मिट्टी के अंदर जो पौधे की वृद्धि को आसानी से करा पाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न हमने देखा कि सबसे पहले मिट्टी तैयार करनी की जाती है और मिट्टी को पोले बनाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। अब अगली बात हम करते हैं कि इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में मुक्त होते हैं, पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। बिल्कुल सही कहते कह रहा है ये कि जो हम मिट्टी को तैयार कर रहे हैं, जो हमारा ये प्रक्रम है, उसके अंतर्गत पोषक मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो पौधे की वृद्धि करने में सहायक होते हैं। लेकिन वो कब होते हैं, जब मिट्टी को पोली बनाया जाता है, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी पौधे की वृद्धि करने में सहायक होती है। मिट्टी को पोली बनाने से जो ऊपर की मिट्टी आ जाती है वो क्या करती है, पौधे की वृद्धि करने में अच्छी सहायक होती है। अगर एक समतल भूमि पर ऐसे अगर हम पौधा लगा दे बिना कोई उसको खोदे हुए, तो वह पौधा शायद अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाता है। लेकिन अगर मिट्टी को थोड़ा उलट पुलट कर देंगे तो शायद वह पौधा जो होगा बहुत अच्छे से वृद्धि कर पाएगा। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर की ओर आ जाते हैं। जैसा कि हमने आपको अभी समझाया कि मिट्टी को जैसे उलट पुलट करेंगे तो उसमें उपस्थित जो सूक्ष्म जीव हैं जो पौधे की वृद्धि के लिए अच्छे हैं, और जो पोषक पदार्थ हैं वो ऊपर आ जाते हैं। जैसे बीज उनके कांटेक्ट में आता है तो पौधा आसानी से ग्रोथ कर पाता है तथा पौधा इन्हें पोषक पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसलिए मिट्टी को उलटना पलटना पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न यहाँ पर पूरा हो चुका है कि मिट्टी को तैयार क्यों किया जाता है और पोली मिट्टी बनाने के क्या क्या लाभ है। अब देखिए, मिट्टी को उलटने पलटने व पोला करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको जुताई कहते हैं। यानी जुताई जो शब्द यहाँ पर आया है उसको हम क्या कह सकते हैं, मिट्टी को उलट पुलट करके पोली बनाना ही जुताई कहलाता है। जुताई किसे कहेंगे, मिट्टी को उलट पुलट करके पोली बनाना ही जुताई कहलाता है। पोली क्यों बनाया ये हमने पहले ही देख लिया। मिट्टी को उलट पुलट करके पोली बनाना ही जुताई कहलाता है। लेकिन जो जुताई होती है किस साधन के द्वारा की जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि मिट्टी को जो उलट पुलट करके हम पोली बनाते हैं तो कौन से साधन के द्वारा बनाते हैं। देखिए, जो पहले की प्राचीन परंपरा थी उसके अंदर मिट्टी को जब पोली बनाते थे तो हम किससे बनाते थे, हल चला करके बनाते थे। फिर धीरे धीरे नए नए साधन आने लग गए। आजकल तो ट्रैक्टर के द्वारा ही पूरा जो सिस्टम होता है मिट्टी को उलट पुलट कर दिया जाता है। लेकिन प्राचीन समय के अंदर जो मिट्टी है उसको जो उलट पुलट है हल चला करके किया जाता था। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले पानी को देने की आवश्यकता भी पड़ सकती थी। अगर मान लीजिए हम किसी मिट्टी को उलट पुलट कर रहे हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा सूखी है तो उसके अंतर्गत हम क्या करते थे, वहाँ पर पहले पानी डाल देते थे, उसके बाद उस मिट्टी को उलट पुलट किया जाता था। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं जिन्हें पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। हो सकता है कि कई उबड़ खाबड़ जो मिट्टी है वो रखी हुई है तो हमें उसको तोड़ भी सकते हैं, और तोड़ना ज़रूरी है क्योंकि हमें जो मिट्टी को समतल बनाना है, पोली बनाना है, उसके अंदर पौधे उगाने हैं, तो मिट्टी का एक समतल भूमि में भी होना अति आवश्यक होता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद मिट्टी में दी जाती है जिससे वह मिट्टी होती है आसानी में मिल जाती है, और बुवाई से पहले खेत में पानी दे दिया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट देखा मिट्टी तैयार करना। अब मिट्टी कैसे तैयार की जाती है वो आपने देख लिया। इस जो स्लाइड में बताया गया वो क्या बताया गया है कि जो मिट्टी होती है उसको उलट पुलट करके पोली बनाते हैं तो उसको हम जुताई कहते हैं, और जो जुताई है वह हल चला करके की जाती है।
अब हल चला करके प्राचीन समय के अंदर की जाती थी। अगर कोई मान लो हल जिस पर नहीं चलता था तो क्या किया जाता था, उस पर पानी डाला जाता था, फिर उस पर हल चलाया जाता था। या फिर क्या किया जाता था, पहले उस पर खाद डाली जाती थी जिससे मिट्टी जो है उस खाद के संपर्क में आ जाती थी, जिससे उसको पोली आसानी से बनाया जा सकता था। इसके बाद में क्या हुआ कि हमारे पास में जुताई के कृषि औजार जो आने वाले समय में बढ़ते गए। प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में जो हमारे पास में मिट्टी को पोली बनाने के लिए, जुताई करने के लिए जो साधन था वो था हल। यहाँ पर हम हल की चर्चा कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हल। देखिए यहाँ पर आपको 2 बैल दिख रहे हैं और एक आपको व्यक्ति दिख रहा है। 2 बैलों के अंदर आपको यहाँ पर देखिए जो इनकी गर्दन है वहाँ पर आपको लकड़ी के आकार का कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके जो नीचे है ये एक पूरा तरह से जुड़ा हुआ होता है, और इसके नीचे जो होती है नुकीले आकार की लकड़ी होती है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इस चित्र को आप स्पष्ट रूप से समझिएगा, और समझाने से पहले ये चीज़ें आप शायद जानते हैं कि जो एक लंबी जो लकड़ी होती है जो गर्दन के ऊपर रखी हुई होती है बैल के, उसको जो हम क्या कहते हैं, जोत कहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास में जो बीच में लाइन जाती है, दोनों लकड़ियों के बीच की जो लाइन होती है उसको हम हल शेप्ड कहते हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ से कि जो हल का उपयोग है प्राचीन काल से ही किया जा रहा है, ये एक लकड़ी का बना होता है और बैल की जोड़ी या अन्य पशुओं की सहायता से इसको खींचा जाता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हल की। हल की जो होता है बैल के जो दोनों गर्दन होती है उनके ऊपर लंबी एक लकड़ी का बना हुआ होता है, और यह क्या करता है, मिट्टी को उलट पुलट करता है, जोतता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती भी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। इसमें जो लोहे की एक पत्ती होती है नीचे नीचे की तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं, पाल कहते हैं, या फाल इसको भी हम कहते हैं, इसको फाल के रूप में भी हम कह सकते हैं। हल का जो मुख्य भाग होता है लंबी लाइन का, जो लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हल शेप्ड कहते हैं। क्या कहते हैं हम, हल शेप्ड कहते हैं, जो कि एक लंबा बना हुआ है। इसके एक सिरे पर हैंडल सपा, दूसरे सिरे पर जोत का डंडा जुड़ा हुआ होता है। इसके जो एक सिरा होता है इस पर हैंडल लगा हुआ होता है और दूसरे सिरे पर जोत का डंडा जुड़ा हुआ होता है, जो कि बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। यहाँ पर आप हल को समझ गए होंगे कि जो हल होता है एक लंबा जो लकड़ी का टुकड़ा उस पर लगा दिया जाता है दोनों गर्दनों के ऊपर, उसके बीच में जो होता है हल शेप्ड जोड़ दिया जाता है। फिर उसके जो निचला जो पतीला होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो जोड़ दिया जाता है। फिर क्या होता है, कोई व्यक्ति जो होता है पीछे से उसको धक्का देता है, जो बैल है अपने जोर के अनुसार उसको खींचता है। दूसरा हमारे पास में आता है कुदाली। पहले के जो समय था उसमें हल का उपयोग लिया जाता था, फिर एक कुदाली का उपयोग में लिया जाता है। जैसे कि कुदाली आपको यहाँ पर दिख रही है, ये एक सरल औजार होता है जिसका उपयोग है खरपतवार निकालने में, मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। मिट्टी को पोला करने के लिए भी जो हमारे पास में कुदाली इसका उपयोग किया जाता है। इसमें लकड़ी में लोहे की एक छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की जोड़ी और प्लेट लगी होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें एक जो क्या होती है, लंबी छड़ होती है जिसमें क्या है, लकड़ी में लोहे की छड़ की एक सिरे पर लोहे की जोड़ी होती है और प्लेट। यहाँ पर जो होता है एक लोहे की तो पूरी जोड़ी लगी हुई होती है, जैसे यहाँ पर पूरे लोहे की जोड़ी लगी हुई है, और एक पूरी प्लेट यहाँ पर लगी हुई होती है जो ब्लेड की तरह काटने का कार्य करती है। जो ये होता है यहाँ पर प्लेट, ये क्या करती है, काटने का कार्य करती है। इसके दूसरे सिरे पशुओं को द्वारा, और जो इसका दूसरा सिरा होता है जो पशुओं के द्वारा यहाँ पर खींचा जाता है। हम कह सकते हैं हमारे पास में जो कुदाली है वो एक सरल औजार होता है जो क्या कहता है, मिट्टी को पोला बनाता है। इसके साथ ही यहाँ पर जो लकड़ी में लोहे की छड़ होती है और जो लोहे की जोड़ी और प्लेट लगी हुई होती है, क्या करती है, ब्लेड की तरह काटने का कार्य करती है, जिससे जो मिट्टी होती है कटती जाती है, उलट पुलट होती जाती है। तो यहाँ पर हमने अभी 2 चीज़ें देखी हैं। मिट्टी तैयार करने के लिए जो जुताई कर रहे हैं हम, उसमें सबसे पहले हल का अध्ययन किया, फिर उसके बाद में हमने जो किया कुदाली का अध्ययन किया। अब हमारे पास में जो तीसरा है वो होता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर आज के समय में आने लग गया, प्राचीन समय में यह नहीं था। देखिए वर्तमान समय में जुताई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से हमें क्या हो जाती है, फसल उत्पादन किया जाता है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम तथा समय दोनों की बचत होती है। जैसे पहले के समय में बैल का उपयोग किया जाता था, तो एक बैल एक खेती से दूसरे खेती में जाने में बहुत समय लगा लेता था। लेकिन आजकल क्या हो गया, साधन ऐसे आ गए कि उन साधनों के कारण से जो समय है वो बच जाता है। तो यहाँ पर जो कल्टीवेटर है वो जुताई के साधनों के अंतर्गत आता है, जिससे एक तो मेहनत जो होती है वो कम लगती है और एक जो समय होता है वो बच जाता है।
तो हमने यहाँ पर देखा सबसे पहला चरण मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने में आप समझ गए होंगे कि मिट्टी को तैयार क्यों किया जाता है। पोली बनाने की, मिट्टी को जो तैयार है सबसे पहला चरण उसमें मिट्टी तैयार करना होता है, जिसको पोली बनाया जाता है। मिट्टी को तैयार करके उलट पुलट करना, पोली बनाना एक जुताई कहलाता है। जुताई के 3 साधन होते हैं, हल, कल्टीवेटर और कुदाली। तो यहाँ पर प्रश्न क्या आता है, एक तो आता है जुताई किसे कहते हैं, जुताई के कौन कौन से साधन होते हैं। एक आता है मिट्टी को पोली बनाने से क्या क्या लाभ है, जिनका उत्तर जो है स्पष्ट रूप से आपको समझा दिया गया। दूसरा जो हमारा चरण होता है वो होता है बुआई करना। पहला चरण हमने मिट्टी तैयार करना देखा, हमने मिट्टी तैयार कर ली। अब मिट्टी तैयार करने के बाद किसान क्या करता है, बुआई करता है, बीज बोता है। तो देखिए बुआई जो फसल है उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि मिट्टी को तैयार भी कर दिया लेकिन अगर बीज ही नहीं डालेंगे तो पौधा बनेगा कहाँ से, पौधा बनेगा ही नहीं। तो पौधा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बुआई करना पड़ता है। बुआई करने से पहले स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है, क्योंकि किसान के लिए फसल का उत्पादन अच्छा देने वाले बीजों को ही प्राथमिकता दी जाती है। कहने का मतलब जब हम मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लिए हैं, अब उसके अंदर अगर हम अस्वस्थ बीज डाल दें तो पौधा अच्छे से पनप नहीं पाएगा। अगर हम उसके अंदर स्वस्थ बीज डालते हैं तो हमारे पास पहले ही मिट्टी अच्छी है, पानी हमारे पास में है, खाद हमारे पास में है और बीज भी हमारे स्वस्थ हैं, तो पौधा बहुत अच्छे से वृद्धि करता है। तो यहाँ पर बुआई करने का मतलब यह है कि एक महत्वपूर्ण चरण होता है किसान के लिए। इसमें जो होता है स्वस्थ बीजों का सबसे पहले चयन किया जाता है और स्वस्थ बीजों के आधार पर ही बुआई की जाती है। अब जो है स्वस्थ बीजों का जो चयन है वह किस प्रकार किया जाता है, देखिए आपको हम बता दें कि स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले आप क्या करें, एक बाल्टी ले लें, एक हम बाल्टी ले लेते हैं या कोई हम जो है पात्र ले लेते हैं। एक बाल्टी ले ली, कोई पात्र ले लिया, उसमें क्या करते हैं पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद जो है एक मुट्ठी जो है हम इसमें मूंग के बीजों की डालते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे ही इसके अंदर मूंग, ये हमारे पास में पानी है, इसमें जो है मूंग के बीज हैं। जैसे क्या हुआ हमने इसके अंदर मूंग के बीज डाले तो कुछ बीज तो क्या हुए नीचे तल में जा कर के बैठ गए, जबकि कुछ बीज जो है ऊपर तैर रहे होते हैं। तो जो बीज ऊपर तैर रहे होते हैं वो खोखले होते हैं, वो क्षतिग्रस्त होते हैं, इसलिए वो नीचे नहीं जा कर के बैठते और उन बीजों को हम कहते हैं अस्वस्थ बीज। तो किसान क्या करता है, सबसे पहले बीजों का चयन करने के लिए एक पात्र लेता है जिसके अंदर बीजों को मुट्ठी भर के डाल देता है और जो बीज ऊपर की ओर तैरते हैं वो उनको अलग कर लेता है, जो कि अस्वस्थ बीज कहलाते हैं, और जो बीज नीचे तल में बैठ जाते हैं वो स्वस्थ बीज होते हैं, उनको वह अलग कर लेता है। यहाँ पर हमने पहला चरण मिट्टी तैयार करना देखा, दूसरा देखा हमने बुआई करना। अब आगे की जो क्लास है हम उसमें अध्ययन करेंगे कि बुआई जो है उसके कौन कौन से साधन के द्वारा की जाती है और बुआई के बाद जो तीसरा चरण होता है वह कौन सा होता है।